हेलो फ्रेंड्स, मैं वरिंदर अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान नॉलेज इज़ एवरीथिंग पर एक नए टॉपिक इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस नेहरू एरा लेकर आया हूं। इस टॉपिक में मेनली हम इंडिया की जो एक्सटर्नल रिलेशंस थे या फिर फॉरेन पॉलिसी थी नेहरू जी के टाइम में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये मेनली हमारा इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक नेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 3 है। आइए स्टडी करते हैं। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड टिल हिज डेथ ही रिमेन ऑन सेम पोस्ट फ्रॉम 1947 टू 1964। यहाँ बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री थे और आज़ादी के उपरांत एवं अपनी मृत्यु तक 1964 तक वे इसी पद पर विद्यमान रहे थे। He put forward a foreign policy with three major objectives. First and most significant, preservation of the hard-earned sovereignty of India. यहाँ बताया जा रहा है कि जो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई थी उसको उन्होंने तीन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया था। और पहला जो कि था भारत द्वारा कड़ी मेहनत से अर्जित की गई संप्रभुता की रक्षा करना। Secondly, to protect the territorial integrity of India as a nation, and finally focus on the spread of the fastest economic development. दूसरा, एक राष्ट्र के रूप में भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना एवं तीसरा, सबसे तेजी से आर्थिक विकास के प्रसार पर ध्यान देना। So few political leaders suggested Jawaharlal Nehru to follow pro-US foreign policy, but Nehru wanted to achieve its all objective through the policy of non-aligned movement. नाम was signed on 1961। यहाँ बताया जा रहा है कि जो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के उद्देश्य रखे थे उसको अचीव करने के लिए कुछ राजनेताओं ने उन्हें कहा कि वो प्रो अमेरिकन पॉलिसी पे की तरफ ध्यान दे, लेकिन उन्होंने कहा या फिर माना कि वे जो अपने उद्देश्य बनाएंगे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति के माध्यम से बनाएंगे। तो जो नाम के बारे में यहाँ बताया गया है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वॉज साइन, जो 1961 में साइन किया गया था। तो अब हम थोड़ा नाम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अगले फैक्ट्स पढ़ेंगे। अबाउट नाम, in 1953 VP Menon spoke for the first time about non-aligned movement, and it was discussed for the first time during the Bandung conference in 1955. It was signed during the Belgrade conference Yugoslavia in 1961. Main principles of non-alignment movement was neither being capitalist nor being socialist. तो जो नाम के बारे में बताया जा रहा है कि जो नाम की जो पहली बार बात की गई थी 1953 में वीपी मेनन जी द्वारा की गई थी, और 1955 में पहली बार बांडुंग सम्मेलन के दौरान इसकी चर्चा की गई थी, एवं 1961 बेलग्रेड सम्मेलन यूगोस्लाविया के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत थे वो थे कि ना तो पूंजीवादी होना और ना ही समाजवादी होना, मतलब ना ही यूएस की तरफ ज़्यादा झुकना और ना ही यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा झुकना। पॉइंट नंबर 2, मतलब जो हम उनके पॉइंट्स पढ़ रहे थे उसका पॉइंट 2 है कीपिंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल सुपर पावर ब्लॉक्स एंड कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट बताया गया कि सभी महाशक्ति गुटों से दूरी बनाए रखना और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में मानवीय योगदान देना। चौथा पॉइंट, रिड्यूसिंग द कॉल फॉर टेंशन। तो जो यहाँ पे मेनली 4 पॉइंट्स पे जवाहरलाल नेहरू जी ने ध्यान दिया था। पहला जो हमने जाना कि नाम की पॉलिसी के हिसाब से अपनी विदेश नीति बनाना। दूसरा, दोनों ही सुपर पावर ब्लॉक से इक्वल डिस्टेंस बनाना। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में मानवीय योगदान देना। एवं चौथा, रिड्यूसिंग द कोल्ड वॉर टेंशन, मतलब जो कोल्ड वॉर की टेंशन थी उस दौरान उनके समय काल में, उसको कम करना। तो अब हम थोड़ा कोल्ड वॉर के बारे में जान लेते हैं कि द कोल्ड वॉर वॉज अ पीरियड 1945 to 1991 of geopolitical tension between the United States with its allies, the Western European countries, and the Soviet Union and its satellites, the Eastern European countries, after World War II। तो यहाँ बताया जा रहा है जो कि कोल्ड वार था वो शीत युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी मतलब पश्चिमी यूरोपीय देश एवं सोवियत संघ और उसके उपग्रह मतलब पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच में भू राजनीतिक तनाव की अवधि थी, जो कि 1945 से लेकर 1991 के बीच में रही थी। तो यहाँ बताया गया कि जो कोल्ड वॉर था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जान लेते हैं। द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दिस हैपेंड मेनली बिटवीन 2 मेजर ब्लॉक्स। वन वॉज अलाइज पावर यूएसए यूएसएसआर यूके एंड अदर वॉज एक्सिस पावर नाजी जर्मनी जापान Italy between 1939 to 1945।
और यहाँ बताया गया है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था वो 1945 से 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, और ये दो प्रमुख गुटों के बीच हुआ था। एक तो मित्र राष्ट्र थे जिसमें यूएसए, यूएसएसआर और यूके आते थे, और दूसरा धुरी राष्ट्र थे जिसमें नाजी जर्मनी, जापान और इटली आते थे। मतलब जब दूसरा वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो मेनली दो जो देश थे वो सुपर पावर के रूप में, मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होकर उभरे थे। एक था यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, और इन्हीं दोनों के बीच में 1945 से लेके 1991 के काल के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी रही थी उसको ही शीत युद्ध का नाम मेनली दिया जाता है। इंडिया चाइना रिलेशनशिप। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया और जो चाइना के रिलेशनशिप थे वो किस प्रकार थे नेहरू जी के काल के दौरान। तो टू स्ट्रेन्स ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस, फर्स्ट बाउंड्री डिस्प्यूट, सेकंड तिब्बतियन इशू, बफर स्टेट। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि दो भारत और चीन के संबंध के समय में, मतलब जो दो पहलू थे जिनके ऊपर स्ट्रेन चल रहा था, तनाव चल रहा था, एक था सीमा विवाद और दूसरा तिब्बतीय मुद्दा। तो अब हम बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में जान लेते हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट मेनली दो एरिया में थे, अक्साई चीन इन लद्दाख और सम एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मतलब दो क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद चल रहा था। दूसरा जो कि ये थे, पहला था लद्दाख में अक्साई चीन वाला एरिया, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तनाव का माहौल था। दूसरा पॉइंट तिब्बतियन इशू। तो तिब्बतियन इशू के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए, उसको पढ़ लेते हैं। 1950 चाइना टू कंट्रोल ओवर तिब्बत, इंडिया अपोज दिस एक्शन। 29 अप्रैल 1954 इंडिया साइन पंचिल with China. It was signed between Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and Chinese Prime Minister Zhou Enlai. 1958 armed uprising in Tibet against China. 1959 Dalai Lama sought political asylum in India. तो यहाँ जो बताया जा रहा है तिब्बतियन इशू के कुछ फैक्ट्स बताए गए कि 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और भारत ने इस कार्रवाई का विरोध किया। 29 अप्रैल 1954 को इसके बावजूद कि भारत ने तिब्बतियन इशू का विरोध किया, फिर भी 4 साल बाद भारत और चाइना के बीच में एक पंचशील पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री जाओ एनलाई के बीच साइन हुए थे। फिर 1958 में चीन के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुआ और 1959 में दलाई लामा ने भारत में से राजनीतिक शरण मांगी। तो अब हम थोड़ा पंचशील के बारे में जान लेते हैं। हमने पंचशील की बात की है, तो पंचशील ऑल्सो नोन एज अ सीनो इंडियन एग्रीमेंट, और इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं। पहला, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। तीसरा, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। चौथा, इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। और पांचवा, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो यहाँ मेनली पंचशील के जो 5 प्रिंसिपल है उसके बारे में बताया गया है। पहला है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर हस्तक्षेप ना करना, पारस्परिक लाभ के लिए समानता और सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। पंचशील के ये 5 प्रिंसिपल थे। और इसके बाद हम चाइनीज़ इन्वेजन के बारे में पढ़ रहे हैं। ड्यू टू ऑल डिस्प्यूट एंड तिब्बतियन इशू फ्रॉम 20 अक्टूबर 1962 टू 21 नवंबर 1962 इट हैपन, दिस टेकन टोटली 1 month 1 day. China launched attack in Ladakh, Aksai Chin and in Arunachal Pradesh, McMahon Line, NAFA, North East Frontier Province Agency, Frontier Agency। तो यहाँ मेनली बताया जा रहा है कि जो 2 मेन मुद्दे थे, जो 2 सीमा विवाद और तिब्बतियन इशू था, इनके कारण भारत पर चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को आक्रमण किया, जो कि 21 नवंबर 1962 तक चला। यह आक्रमण टोटल 1 महीना 1 दिन तक चला। और जो चीन ने मेनली आक्रमण किया था, पहला लद्दाख के अक्साई चीन एरिया में और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के मैकमोहन यानी कि नेफा के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के एरिया में हमला किया था। Result of war, China emerged victorious. It occupied a large part of Ladakh and Arunachal, but eventually returned to the territories occupied in Arunachal Pradesh, but retained control of about 38,000 square kilometer of Aksai Chin in Ladakh. तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो अटैक किया गया था या भारत चीन वॉर हुआ था, उसका क्या परिणाम निकला। चीन विजय हुआ था और उसने लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था हमारे लद्दाख के अक्साई चीन वाले एरिए पे। इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। तो जो वॉर का इम्पैक्ट था वो भारत पे क्या पड़ा। पहला, दिस वॉर
the reputation of India at both internally and externally. It was a national humiliation for all Indians. मतलब यहाँ दो पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला कि ये भारत के आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर प्रतिष्ठा को आघात पहुँचा गया था, और दूसरा ये सभी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय अपमान की स्थिति थी। Point number 3, some of top military officers resigned or retired. Example, V.K. Krishnan Menon, Defense Minister, resigned. Jawaharlal Nehru image declined as a Prime Minister. First no confidence motion came in Lok Sabha after this war. यहाँ तीसरा पॉइंट बताया गया कि कुछ शीर्ष के सैन्य अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, जैसे कि V.K. कृष्ण मेनन जी की, जो कि रक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और एक प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी की छवि में पहली बार 1962 में गिरावट आई थी, और इस युद्ध के बाद ही लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कंक्लूजन, this is the India as a democratic nation. Most important fact, part 3. In this part, we mainly study about India's external policies during Nehru era, Panchsheel, India-China war, and impact of the war. Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, died in the afternoon of 27th May 1964 at the age of 75 of a heart attack. तो यहाँ जो मेनली बताया जा रहा है कि इस वाले सेक्शन में हमने जो जवाहरलाल नेहरू जी के समय काल में विदेश नीतियाँ थी उसके बारे में पढ़ा, पंचशील के बारे में पढ़ा, भारत चीन युद्ध और उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा, और साथ में हमने यहाँ ये भी जाना कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे वो 27 मई 1964 को 75 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक मतलब दिल के दौरे की वजह से उनका निधन हो गया था। किंतु But before his death in 1960, with the help of World Bank, he also signed India-Pakistan Indus Water Treaty with Pakistan. Rivers were divided between India and Pakistan as रावी ब्यास सतलुज गिवन टू इंडिया एंड चेनाब झेलम सिंधु गिवन टू पाकिस्तान। यहाँ ये बताया जा रहा है कि मृत्यु से पहले उन्होंने एक अहम कार्य किया था 1960 में, सिंधु जल संधि किया था पाकिस्तान के साथ, और इस संधि के को जो करवाया गया था वो विश्व बैंक की मदद से 1960 में कराया गया था। और इस संधि के तहत जो नदियाँ थी वो दो हिस्सों में बांटी गई। भारत को जो नदियाँ मिली वो थी रावी, ब्यास और सतलुज, और जो पाकिस्तान को नदियाँ मिली थी वो थी चेनाब, झेलम और सिंधु। Before his death, Pandit Jawaharlal Nehru signed the Partial Test Ban Treaty (PTBT) in 1963. This treaty, also known as a Limited Test Ban Treaty (LTBT), Nuclear Test Ban Treaty (NTBT), and Moscow Treaty. This treaty, banning nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space, and underwater, prohibited all test detonation of nuclear weapons except फॉर दोज कंडक्टेड अंडरग्राउंड। यहाँ बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले 1963 में एक और संधि पे साइन किया था जो कि पीटीबीटी था, जिसे एलटीबीटी, एनटीबीटी एवं मॉस्को ट्रीटी भी कहा जाता है। और इस ट्रीटी के तहत वायुमंडल में, बाहरी अंतरिक्ष में और पानी के अंदर जो परमाणु परीक्षण किए जाते थे उनको बैन कर दिया गया था, और केवल जो भूमिगत रूप से परीक्षण किए जाएंगे उनको हामी दी गई थी। तो यहाँ मेनली हम ये भी जान लेते हैं कि 1963 में इस तरह का जो साइन किया गया था कि जो परमाणु परीक्षण है वो कहाँ कहाँ बैन किए जाएंगे और कहाँ कहाँ करे जाएंगे। इससे पहले हमें ये भी जान लेना चाहिए कि इस समय हमारे विश्व में टोटल 5 ऐसे देश थे जिनके पास परमाणु शक्ति थी। उनमें अमेरिका, सोवियत संघ यानी कि रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एवम चाइना, ये 5 देश आते हैं। और हमने जो भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था वो 1974 में किया था, एवं 1998 में 2 बार परीक्षण करके भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरा था। आज भारत भी परमाणु शक्ति है। तो मेनली हमने इस सेक्शन में जो पढ़ा है दोस्तों कि नेहरू जी की किस तरह की नीतियाँ थी, उन्होंने किस तरह से गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों के आधार वाली पॉलिसीज़ को अपनाया, उन्होंने किस तरह से अपनी विदेश नीति का निर्माण किया। और हमने जाना कि भारत और चीन के बीच में पंचशील हुआ था जिसमें हमने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की थी। इसके बावजूद भी जो 2 इशू थे, एक बॉर्डर डिस्प्यूट और दूसरा तिब्बतियन इशू, इसकी वजह से चाइना ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया। ये आक्रमण 1 महीना 1 दिन तक चला था। और इस आक्रमण के भारत पे क्या प्रभाव पड़े थे? इसी आक्रमण के प्रभाव के कारण पहली बार ऐसा हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू जी, जो 1947 से लेकर भारत में एक रेपुटेड पोस्ट बनाए बैठे थे, उनके छवि पर आघात पहुंचा था। और इसी युद्ध के बाद पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।
तो ये सभी नॉलेजेबल फैक्ट्स थे दोस्तों इस वीडियो में, मतलब इस पूरे कंटेंट में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, बहुत ही नॉलेजेबल फैक्ट्स यानी कि ज्ञानवर्धन चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपके जानने के लिए हैं। तो प्लीज़ देखिए और आगे भी शेयर कीजिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।